हाय साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, आज की हम इस क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर को डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कॉग्निटिव थेरेपीज़ के बारे में, तो आपने पूरी क्लास को अच्छे से ध्यान से समझना है। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। हाँ जी क्लास, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो है हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी को समझने के लिए सबसे पहले जिस थेरेपी की हम बात करेंगे दैट इज़ रैशनल इमोटिव थेरेपी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आपने तीनों थेरेपीज़ को अच्छे से समझना है। रैशनल इमोटिव थेरेपी को समझने के वक्त आपको ये समझना है कि इस थेरेपी को किसने दिया था, इसके सेंट्रल थीसिस क्या है, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, किस तरीके से वर्क करता है और इसमें ट्रीटमेंट के लिए क्या चीज़ें की जाती हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में आया था, तो ध्यान से आपने समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आए साल इसमें से कुछ ना कुछ आता रहता है। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइजेस बिकॉज ऑफ इर्रेशनल थॉट्स एंड बिलीव्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी यही समझाया था कि जब भी आप कोई भी थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एक इंसान को हो क्यों रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उसको डिस्ट्रेस है, उसको स्ट्रेस है और हम उस पर कोई भी थेरेपी लगा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर उसके थॉट्स और बिलीव्स इर्रेशनल है, मतलब कि जो रियलिटी से मिलते ही नहीं है, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। इर्रेशनल का मतलब आप लिख सकते हो इलॉजिकल। इर्रेशनल का आप मीनिंग लिख सकते हो जिसके पीछे कोई रीज़न ही नहीं है। ठीक है, वैसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस ये सब अपने लिए जब हम विचारधारा बना लेते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है। अब इस थेरेपी को देने वाले का नेम है एल्बर्ट एलिस। एल्बर्ट एलिस ने बेटे रैशनल इमोटिव थेरेपी को फॉर्मुलेट किया था और इस थेरेपी का सेंट्रल थीसिस ये था कि जो इर्रेशनल बिलीव्स हैं दे मेडिएट बिटवीन द एंटीसीडेंट इवेंट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसका मतलब क्या है, दैट देयर इज़ एन एंटीसीडेंट इवेंट, देयर इज़ अ कॉन्सिक्वेंस, और इन दोनों के बिटवीन मेडिएट करने वाले को क्या कहा गया है, इर्रेशनल बिलीफ, या फिर आप बी फॉर बिलीफ लिख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। एंटीसीडेंट इवेंट बेटा जी वो इवेंट आ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस हुआ है, दैट इज़ द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जो है वो किसी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया, क्लियर नहीं कर पाया, सो लेट्स से कि कोई एग्ज़ाम जो है, एग्जामिनेशन बच्चे से जो है वो हम फेल लिख लेते हैं कि वो फेल हो गया, वो पास नहीं हो पाया। ठीक है जी। अब एग्जामिनेशन फेल हो गया और कॉन्सिक्वेंस में लेट्स से वो उदास है, वो सैड है, ठीक है, वो लोनलीनेस फील कर रहा है, वो फ्यूचर को लेकर एंग्शियस हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ गए हैं। ठीक है जी। अब आपने ध्यान से समझना है, एक एग्ज़ाम को फेल किया, उसके कॉन्सिक्वेंस में उदास होते हो, तो इन दोनों के बिटवीन आपका इर्रेशनल बिलीफ होता है और वो बिलीफ आपको क्या कहता है कि भाई तो कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें मस्ट और शुड लग जाते हैं और आप ये कहने लग जाते हो कि मुझसे तो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आई मस्ट नॉट सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, ठीक है, आई शुड नॉट बी लाइक इन दिस कैटेगरी टू बी चूजन, बिकॉज मुझसे तो एक एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा, मैं आगे हायर स्टडीज़ के लिए क्या ही जाऊँगा या क्या ही जाऊँगी। ये आपका बिलीफ रहता है जिसकी वजह से आपका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आता है। आप उदास हो, स्ट्रेस हो, एजिटेटेड हो, ठीक है, डिप्रेस फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, बहुत सारे आपके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आ जाते हैं। बस यहाँ पर भी आपने यही देखना है कि आपके पेशेंट को कौन सा ऐसा इवेंट है, कौन सा ऐसा एंटीसीडेंट इवेंट है जिसकी वजह से उसको डिस्ट्रेस हुआ है, उस डिस्ट्रेस के चलते उसने क्या कॉन्सिक्वेंस वो अपनी लाइफ में फेल कर रहा है, और इन दोनों के मीडिएट में आने वाला उसका बिलीफ क्या है। फर्स्ट स्टेप इन आरईटी में है एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस को एनालिसिस करना, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं समझ आएगा कि उसकी लाइफ में क्या एंटीसीडेंट इवेंट हुआ जिसकी वजह से आज वो स्ट्रेस है और उस एंटीसीडेंट इवेंट की वजह से वो क्या फील कर रहा है और उसके दिमाग का क्या इरेशनल बिलीफ है, तब तक आप ये थेरेपी स्टार्ट ही नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए
पहले आपको यही समझना है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट एंटीसीडेंट इवेंट आर द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रेस। इरैशनल बिलीफ बेसिकली प्रेजेंट रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं। आपको ये वर्ड्स ऐसे ही लिखकर आने हैं, समझ लीजिए ध्यान से। डिस्टॉर्टिंग द प्रेजेंट रियलिटी का मतलब ये आ जाता है स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो रियल फैक्ट्स हैं वो आप परे कर देते हो, मतलब रियलिटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। जो बिलीव्स हैं, जो इरैशनल बिलीव्स हैं, दे आर डिस्टॉर्टिंग द प्रेजेंट रियलिटी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो जो प्रेजेंट रियलिटी है जिसमें आप कुछ कर सकते हो, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आप अपनी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में 99% स्कोर कर सकते हो, आप अपने सिटी को टॉप कर सकते हो, इंडिया को टॉप कर सकते हो, CBSE को टॉप कर सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स आपके जो बिलीफ हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पहले भी नहीं मार्क्स आए, मेरे कभी भी बचपन से नहीं आए, मैं तो इस सब्जेक्ट में अच्छा ही नहीं हूँ, मेरे तो दिमाग इतना ही है, ये आपकी रियलिटी से बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है आपका दिमाग, आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे और बहुत अच्छा आप लाइफ में आगे तक जाओगे। लेकिन बेटा जी ये जो बिलीव्स हैं ये मस्ट और शुड वाला चीज़ अपने अंदर ले आते हैं और ये आपकी प्रेजेंट रियलिटी से दूर परे हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। that is the things must and should be in a particular manner. For example, one should be loved by everybody all the time. अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे हर कोई प्यार करे, तो कभी किसी टीचर ने अगर एज अ स्टूडेंट मेरे से कभी किसी दिन उन्होंने नहीं बात की या कभी मेरी फ्रेंड ने कभी बात नहीं की, तो मैं यही सोच लूँगी कि भाई पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मुझसे कुछ कहा गया इनको, ये आज मेरे से नाराज़ क्यों है। तो मैं पूरा दिन बैठकर जो है वो हम पूरा दिन बैठकर उदास होते रहते हैं। बट क्या ऐसा था? नहीं था। माइट भी आपके फ्रेंड का आज मूड ठीक नहीं था इसलिए उसने आपसे बात नहीं की, माइट भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, माइट भी वैसे उसका मन नहीं था, माइट भी उसके इंटेंशंस ऐसे थे ही नहीं कि वो आपको इग्नोर करे। ठीक है जी। सो इसके कॉन्सिक्वेंस में अब क्या हो रहा है, नेगेटिव इमोशंस और बिहेवियर जो है वो आप शोकेस करते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट की बात। अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में आपको कौन सी क्वेश्चनिंग करनी है, आपको नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग करनी है। मतलब कि आपको डायरेक्टिव ना रखते हुए आप इसको नॉन डायरेक्टिव रखेंगे, मतलब कि इरैशनल बिलीव्स को आप रिफ्यूट करोगे, आपको इन बिलीव्स को ख़त्म करना है। एक बार आपने अपने क्लाइंट का देखो इरैशनल बिलीव से रैशनल बिलीव कर दिया ना, उसके ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंस जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग करनी है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चनिंग की नेचर जेंटल होगी, बिना प्रोब या बिना डायरेक्टिव के आप उसे प्यार से पूछिए। ठीक है, आप उसे जेंटली पूछिए। ठीक है, दैट आप कह रहे हो दैट वन शुड बी लव्ड बाय एवरीवन। अगर आपको कोई नहीं प्यार करता तो क्या हो जाएगा? अगर आपका एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो क्या हो सकता है? तो आप उससे बड़े जेंटल, बड़े प्यार से आपने उसको क्वेश्चनिंग करनी है। आपने बिना प्रोबिंग के, बिना डायरेक्टिव के रहते हुए आपने क्वेश्चनिंग करनी है। सो बेसिकली इस तरीके से धीरे धीरे वो उसे इंसाइट मिलेगा। क्या मिलेगा आपके क्लाइंट को? इंसाइट मिलेगा, डीप इंसाइट, कि यार बात तो मेरा थेरेपिस्ट सही कह रहा है, दैट अगर मुझे जो है नहीं मतलब सबसे नहीं प्यार मिल रहा तो इसमें मेरा क्या नुकसान हो रहा है, इसमें मतलब क्या ऐसा मेरा जो है बहुत बड़ा नुकसान है, कुछ भी। मतलब आप उनको जो भी जेंटल क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो वो डीप इनसाइट में जाएगा। अब वो उस तरीके से सोचेगा जैसा उसने पहले कभी भी नहीं सोचा। अगर आपका एक स्कूल में क्लास टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, मे यूनिट टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, सितंबर का टेस्ट नहीं हुआ, इट डजंट मीन कि आप साइकोलॉजी में 100 on 100 नहीं ले सकते। आप अभी इसी टाइम जब ये क्लास देख रहे हो आप ये अपने दिमाग में फिट कर लो कि मेरे को मार्क्स चाहिए और वो आएंगे ही आएंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। ठीक है जी। तो ये रिप्लेस कर देगा आपके इरैशनल बिलीफ सिस्टम को और आपका साइकोलॉजिकल, मतलब आपके क्लाइंट का साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रैशनल इमोटिव थेरेपी, जिसको हम RET भी कहते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ भी आप ज़रूर मेंशन कर लेना, दैट इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RET कहते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी के। तो स्टूडेंट्स ना अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मेन हेडिंग भी कॉग्निटिव थेरेपी है और कॉग्निटिव थेरेपी के विद इन भी ये कॉग्निटिव थेरेपी आ रही है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आपको RET पे क्वेश्चन आएगा, आपको कॉग्निटिव थेरेपी पर आता है। तो आपको अभी जो मैं समझाने वाली हूँ आपको इस चीज़ को ध्यान से करना है, और अगर आपको नेक्स्ट CBT पर क्वेश्चन आता है तो आपको वैसे एक्सप्लेन करके आना है। कॉग्निटिव थेरेपी, अब RET हमने पढ़ा कि एल्बर्ट एलिस ने गिवन है, तो कॉग्निटिव थेरेपी किन्होंने दिया है? कॉग्निटिव थेरेपी देने वाले का नेम है एरन बेक। ठीक है जी। इसमें अब इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया, कहते हैं हमारे जो बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो आपके क्लाइंट के होंगे, उसने आपके क्लाइंट को एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्रिएट किया हुआ है। बहुत ध्यान से समझेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
आपके क्लाइंट के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बने हुए हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है समझते हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में अक्सर हम सबको आदत होती है कि हम एक कोर्स स्कीमा बना लेते हैं जिसमें के बिलीफ और एक्शन पैटर्न्स हम अपने बना लेते हैं, अपने बारे में एक बिलीफ बना लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये सारी थेरेपीज़ में बिलीफ पर ही आएंगे कि हमने बिलीफ जो है वो गलत अपने लिए निर्धारित किया हुआ है, गलत अपने लिए सोचा हुआ है। तो बिलीफ और एक्शन पैटर्न स्टूडेंट्स जो हम बनाते हैं ना, वो बेसिकली हमारी फैमिली और सोसाइटी हमें प्रोवाइड करती है। तो जब किसी बच्चे की फैमिली मेम्बर उसे बार बार कह रहे हैं तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स दैट प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए जाने अनजाने। आई नो आपकी इंटेंशंस ख़राब नहीं है, बट आप जाने अनजाने अपने बच्चों को ये मत कहिए कि ये नालायक हैं या नहीं कर सकते। आप इन्हें प्लीज़ मोटिवेट। कोर्स स्कीमा के बारे में समझ लेते हैं दैट फैमिली और सोसाइटी जैसे उस बच्चे में दिमाग में डालता रहता है, वैसे ही बच्चा अपने लिए बिलीफ बना लेता है कि शायद मैं नालायक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत अच्छी गिवन है दैट क्लाइंट बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल है, निगलेक्टेड बाय द पेरेंट्स एज अ चाइल्ड। एज अ चाइल्ड अगर वो निगलेक्ट हुआ है अपने पेरेंट्स से, तो वो कोर्स स्कीमा क्या बना लेगा, यार आई एम नॉट वांटेड, मैं तो ऐसे ही मेरा जन्म हो गया, मुझे तो मतलब मैं तो किसी को चाहिए ही नहीं था। ठीक है, अब इस कोर्स स्कीमा की वजह से उसके जो थॉट्स हैं, जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, वो क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे खुद के लिए। व्हेन सम क्रिटिकल इंसिडेंट ट्रिगर्स, और कोई भी उसकी लाइफ में क्रिटिकल इंसिडेंट, कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट अक्कर होगा तो उसके ये कोर्स स्कीमा को ट्रिगर कर देगा। कोर्स स्कीमा उसने निर्धारित कर लिया, भाई आई एम नॉट वांटेड, तो इससे क्या होगा, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट बन जाएंगे। अब उसने दिमाग में ऑलरेडी फिट कर लिया है दैट आई एम नॉट वांटेड, दिस इज़ द कोर्स स्कीमा। अभी उसको स्कूल में टीचर ने डांट लगा दी, ठीक है जी, तो अभी जब टीचर ने डांट लगा दी, सबके सामने डांट लगा दी, तो इस चीज़ ने बच्चे के इस कोर्स स्कीमा को ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर समझते हो, उसको और बढ़ावा दे दिया। अभी बढ़ावा दे दिया तो वो दिमाग में क्या लेकर आएगा, वो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को बिल्डअप करेगा। नेगेटिव थॉट्स क्या हैं, परसिस्टेंटली इरैशनल थॉट्स हैं, कॉन्टीन्यूसली हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो इससे अब वो क्या अलग अलग थॉट्स अपने दिमाग में ले आएगा, आई एम नॉट वांटेड से नो बडी लव्स मी, आई एम अगली, आई एम स्टूपिड, आई विल नॉट सक्सीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में ले आएगा और उसके बाद स्टार्टिंग होगी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की। बेसिकली एक ऐसी थिंकिंग है जो वैसे तो जर्नल है, बट अगेन रियलिटी को क्या कर रही है, डिस्टॉर्ट कर रही है, नेगेटिव मैनर में कर रही है। ऐसा नहीं है, यू आर लव्ड बाय एवरीवन, बट उनकी ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से आपका इस तरीके का कोर्स स्कीमा खुद के लिए डेवलप हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्यार नहीं करता है, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स में, आपके कजन्स के, आप देखो तो सही आसपास है ना, आपके पेरेंट्स भी, आप फिगर आउट करो कहाँ कहाँ वो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर उनका प्यार जो है वो नज़र आएगा। नाउ दीज पैटर्न ऑफ थॉट्स आर डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, रिपीटेड अकरेंस ऑफ दीज थॉट्स से वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है। तो समझ गए, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से एंग्जाइटी डिप्रेशन तक का सफ़र समझे। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से कोर्स स्कीमा डेवलप किया, क्रिटिकल इंसिडेंट हो गया, उसने इस कोर्स स्कीमा को ट्रिगर कर दिया, तो इससे किसका जन्म हुआ, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स का। अब नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स जो हैं वो रियलिटी को क्या कर रहे हैं, वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस तक ले जाता है, और ये रियलिटी को बेसिकली क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, और डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बन गए। अब आपने अपने माइंड में देखो, कॉग्निटिव थेरेपी से हमें समझ आ रहा है दैट अभी आपने कॉग्निटिव लेवल पे डिसफंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, ऐसे स्ट्रक्चर बना रखे हैं दैट आई कांट सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, नोबडी लव्स मी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बना ली हैं। तो बस इसको जब ये बार बार घंटी की तरह बजता रहता है तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये हमारी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो इसमें आपने ट्रीटमेंट अगेन क्वेश्चनिंग करेंगे, जेंटल होगी, नॉन थ्रेटनिंग होगी, डराना नहीं है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल मेंशन है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को RET में लिख देते हैं। तो आई विल से टू यू दैट प्लीज़ अवॉइड डूइंग दिस थिंग, ये क्वेश्चंस को यहीं पर रहने दो, RET में जाकर मिक्स मत करो। कई बार फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो जहाँ पर जो चीज़ है उसको वहीं पर रखिए। तो वाई शुड एवरी वन लव यू, आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। व्हाट डज इट मीन टू यू टू सक्सीड, आपके लिए सक्सीड होना क्या है, क्या आपके लिए सक्सीड होना बस इतना ही है कि मार्क्स जो है वो 90 नहीं आ रहे हैं, 95 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो यू आर अ फेलियर, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, क्या बहुत पैसा कमा लेना, ये सब चीज़ें और मन की शांति कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी, लाइक किसी के लिए पैसा कमाना हो सकता है, किसी के लिए मन की शांति हो सकता है, किसी के लिए मार्क्स लेना हो सकता है। तो
आपको क्लियर करवाया जाए, आपको पता है आप खुद पर ये चीज़ें अप्लाई किया करो, तब जाकर आप बड़े होकर जब आप साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे आप पेशेंट्स पर भी तब भी अप्लाई कर पाओगे। आप खुद पर ये चीज़ें बातें लागू कीजिए कि क्या आप जो सोच कर टेंशन ले रहे हो ना, उसको आप एक पेपर पे पेन डाउन करो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, और फिर उसको उस पर गौर करो कि क्या ये सच में रियलिटी है, क्या ये इन थॉट्स की वजह से जो मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, क्या ये सच में ऐसा है क्या। वापस आ जाते हैं, तो इसका एम ये है कि यहाँ पे आपको उस कॉग्निटिव जो डिसफंक्शनल स्ट्रक्चर्स बन गए हैं दिमाग में, जो मन में बन गए हैं, उसको हमने रीस्ट्रक्चर कर देना है और एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम कर देना है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, सीबीटी की बात करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात करेंगे। सीबीटी, तो सीबीटी में स्टूडेंट शॉर्ट है, एफिकेशियस ट्रीटमेंट है। शॉर्ट तो नहीं स्टूडेंट्स मैं कहूँगी, लेकिन टेक्स्ट बुक में अगर शॉर्ट वर्ड यूज़ किया है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन इस फॉर्म में आया हुआ है। तो शॉर्ट और एफिकेशियस ट्रीटमेंट है जिसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी एक्सेट्रा। बेसिकली इसमें कौन सी अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है, बायो साइको सोशल अप्रोच। क्लाइंट के डिस्ट्रेस का कारण क्या है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। तो इसको डिवाइड कर लो ना, बायो साइको सोशल। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि माइट भी, आपने अभी मॉडल्स पढ़े थे, आपको याद है चैप्टर नंबर 4 में। तो बायोलॉजिकल क्या हो गया कि जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, सेंसिटिविटी ट्रांसफ़र हुई है, डायथीसिस आपने कैरी कर लिए हैं, तो एवरीथिंग, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो है लो या हाई लेवल हो गया है। तो दीज ऑल आर द रीजंस फॉर योर डिस्ट्रेस। साइको की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो साइको में आपके थिंकिंग जो कि गलत है आपके क्लाइंट की, और उसका बिहेवियर आ जाता है, और सोशल में आ जाते हैं, सोशल में प्रेजेंट कुछ ऐसी चीज़ें जो उस इंसान को एवरीडे लाइफ में स्ट्रेस दे रहे हैं। जैसे काउंसलिंग में क्या रहता है ना स्टूडेंट्स के, हम पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को समझा कर भेजते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको लाइफ को ऐसे समझना है, ठीक है। बट क्या ये इतना आसान होता है? जब वो वापस से अपनी ज़िंदगी में दोबारा से जाते हैं ना, तो वहाँ पर फिर से वही लोग उनको मिलते हैं जो हर दिन उनको बता रहे हैं, उनको फील करवा रहे हैं दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। तो दीज आर द सोशल स्ट्रेसर्स जो उस इंसान को दोबारा से वापस से स्ट्रेस देंगे। उसकी वर्क प्लेस हो सकता है, उसका घर परिवार हो सकता है, उसके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, उसके कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, लाइक कोई भी सोसाइटी का कुछ भी पार्ट हो सकता है। तो ट्रीटमेंट आपने कैसे देना है? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थ्रू रिलैक्सेशन प्रोसीजर, आप उसे रिलैक्सेशन करवा सकते हो, डीप रिलैक्सेशन, प्राणायाम वगैरह करवा सकते हो। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए बिहेवियर और कॉग्निटिव थेरेपी को फॉलो करना है। एंड फॉर द सोशल एस्पेक्ट्स आपको इन्वायरमेंट में मैनिपुलेशंस करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा पर्सन आपके पास आया जो अपने वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, तो आप उसे गाइड कर सकते हो कि उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, मतलब कैसे चेंजेस करनी है। या तो वो अपना वर्क प्लेस चेंज करे, या फिर बेस्ट एडवाइस क्या होगी, क्योंकि वर्क प्लेस भी अगर आप चेंज कर लेते हो, आपका क्लाइंट चेंज कर लेता है, तो क्या पता कि उसको वहाँ पर के अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू क्रिएट द बाउंड्रीज इन योर एनवायरनमेंट। you should know how to say no when you are working in a workplace, because आपसे बहुत सारे रोल्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। सो यू शुड नो कि आपको कहाँ पर येस और कहाँ पर नो कहनी है, मतलब एक बाउंड्री होनी चाहिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस के साथ है, तो ज़रूर इसको मेंटेन करके रखिए। तो इस तरह की आप चेंजेस करवा सकते हो, इस तरह की आप उसे गाइडेंस दे सकते हो, उसको असर्टिवनेस स्किल्स सिखा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी सेल्फ केयर की चीज़ें बता सकते हो, सो दैट वो आसपास के इन्वायरमेंट को जो है उसी में रहते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर वो उसके स्ट्रेस का कारण जो है वो कम बने, ठीक है जी। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा ये जो टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको आरईटी, कॉग्निटिव थेरेपी एंड सीबीटी अच्छे से समझ में आई है। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट काइंडली कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक, सेम चैप्टर। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।